यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। सॉरी फॉर दैट कि आपकी 7-8 दिन हो गए एक भी क्लास नहीं हो पाई है, कुछ पर्सनल रीजंस थे। बट अभी अब आपकी 11 मई से कंटिन्यू क्लासेस होंगी, जिसमें आपको डेली 2 क्लास आज से है जो की जाएंगी, जिसमें आपको एक होगा पेपर जो कि मॉर्निंग टाइम होगा और एक होगी आपकी क्लास जो कि इवनिंग टाइम होगी, या फिर एक्सचेंज भी हो सकता है पेपर इवनिंग में क्लास मॉर्निंग में, लेकिन आपको डेली 2 क्लासेस होंगी। पेपर जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी कहा है कि एक पेपर आपको या तो वो ANM का हो सकता है, CHO का, या सेंट्रल लेवल के लिए किसी भी तरीके का आपका नर्सिंग का एक पेपर आपको डेली सॉल्व करवाया जाएगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें। वंस अगेन सॉरी कि आपकी 7 से 8 दिन तक एक भी क्लासेस नहीं हो पाई, बट अभी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारी जो 2 क्लास होंगी उसमें बता दूं कि एक हम ANM का पेपर सॉल्व करेंगे, ऑफिशियल पेपर जो कि मई मंथ में ही कंडक्ट हुआ है, और दूसरी होगी हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास, जिसमें हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो आपको ये रहा। बेसिक पीडियाट्रिक्स से रिलेट करते हुए सभी क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, कुछ इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, कुछ और अलग आपको नर्सिंग के ही सभी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं, लेकिन सभी पीडियाट्रिक्स से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वही रहा, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू चाइल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द वेट। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन MP में पूछा गया था CHO में कि बच्चों में जो कॉमनली जब मेडिकेशन देते हैं तो कौन से किस मेथड के थ्रू देंगे या कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, बेस्ड ऑन वेट का कि हाइट का कि यहाँ पर बच्चे की बेस्ड ऑन ओबेसिटी के बेस पर या फिर माँ की केयर के बेस पर। इस तरीके से क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है इसमें कहा है कि वजन के हिसाब से, बेस्ड ऑन बच्चे के वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला बच्चे को मेडिकेशन देने के लिए आप यूज करेंगे। क्लार्क फॉर्मूला, कॉप्स फॉर्मूला, रूल ऑफ 9 या फिर यंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों में तो ऑलरेडी लिख रखा है कि जो कॉप्स फॉर्मूला है यूज किया जाता है ब्लैडर कैपेसिटी के लिए। किसके लिए? कि बच्चों की ब्लैडर कैपेसिटी कितनी है, कितना यूरिन स्टोर कर सकते हैं बच्चों के ब्लैडर में हो सकता है, उसके लिए। रूल ऑफ 9 यूज किया जाता है बर्न पेशेंट के लिए, टोटल बॉडी सरफेस के लिए। और जो कॉस्ट फॉर्मूला है इसमें ब्लैडर की जो कैपेसिटी है ml में चेक की जाती है। किसमें? ml में। हम बाद में देखेंगे इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर वजन के हिसाब से जो फॉर्मूला अपनाया जाता है मेडिकेशन और ड्रग के डोज को कैलकुलेट करने के लिए वो होता है कौन सा? क्लार्क फॉर्मूला। कौन सा होगा? क्लार्क फॉर्मूला। ये देखिए 3 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो मेथड अपनाई जाती है वो होती है क्लार्क रूल। इसमें बच्चे के वजन के हिसाब से मेडिकेशन दी जाती है। अब यहाँ पर जो यंग्स रूल है, क्या है? यंग्स रूल है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एडल्ट एवरेज एडल्ट डोज। सभी में एडल्ट डोज जो रहेगा, लेकिन डिवाइड कैसे करना है वो आना चाहिए आपको। यदि फ्राइड्स रूल की हम बात करें तो इन्फेंट में जो डोज देते हैं, यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, क्योंकि यहाँ पर उम्र मंथ में काउंट की जाती है, बच्चे की उम्र 1 साल से कम है या फिर 1 ईयर तक का है तो इन्फेंसी में इंक्लूड किया जाएगा। तो उनमें आप जो ड्रॉप वाली मेडिकेशन आपने देखी होंगी कि जो बच्चे हैं 1 साल की उम्र तक के, उनमें आप सिरप वाली मेडिकेशन नहीं देते हैं, उनमें ड्रॉप वाली देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक ड्रॉप में वही सेम मेडिकेशन मिल जाएगी जो आप यदि किसी बच्चे को 2 ml सिरप दे रहे हैं। तो इसीलिए जो ड्रॉप वाली मेडिकेशन होती है आप उसको सिरप मेडिकेशन के 2 ml से 2 ड्रॉप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 2 ड्रॉप में आपकी 2 ml से ज्यादा जो एक मेडिकेशन जानी चाहिए वो यहाँ पे आपको जा सकती है। वो बेस्ड ऑन क्वांटिटी की बात नहीं होगी, क्वालिटी की बात होगी। क्योंकि आप यदि 1 साल से कम उम्र का बच्चा उसको 3-4 ml कोई भी मेडिकेशन एक बार में पिलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही जो 4 ml मेडिकेशन का जो कंपाउंड मेडिसिन का वो 2 ड्रॉप में देंगे तो बच्चा इजीली पी जाएगा। सेम है यहाँ पे फ्राइड रूल किसके लिए अपनाया जाता है? उम्र जब 1 साल से कम हो या फिर इन्फेंसी एज में बच्चा हो तब। क्लार्क रूल जनरली अपनाया जाता है, सबसे कॉमनली यही यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में।
वो क्या होगा यहाँ पर, बेस्ड ऑन द वेट, बच्चे के वजन के हिसाब से। अब यहाँ पर जो कॉप्स फॉर्मूला है यूज किया जाता है ब्लैडर कैपेसिटी के लिए, कि बच्चे के ब्लैडर में कितनी यूरिन स्टोर हो सकती है, और ब्लैडर कैपेसिटी ml में चेक की जाएगी। अब यहाँ पर कैसे करेंगे आप, कि बच्चे की उम्र कितनी है, मान लीजिए 2 साल है, 2 साल है, +2 इंटू 30 कितना आपका आएगा, 120 ml। कैलकुलेट करके देखिए आप, 2 + 2 = 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, और एक 0 ऐड होगा तो आपका कितना बन जाएगा, 120। तो यहाँ पर ब्लैडर कैपेसिटी के लिए जो बच्चों में फॉर्मूला अपनाया जाएगा वो क्या होगा, कॉप्स फॉर्मूला। बाकी यदि बच्चे में इन्फेंसी एज में पूछे तो जनरली इन्फेंसी मेडिकेशन के लिए फ्राइड्स रूल अपनाया जाता है। क्लार्क रूल की बात करें हम तो बेस्ड ऑन द वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाती है, ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स या फिर एमएमआर। फ्रीजर कंपार्टमेंट हो गया, आईएलआर हो गया, और वैक्सीनेशन का जो स्टोरेज है, कहाँ से वैक्सीन कैसे स्टोर होगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरा कोल्ड चेन से रिलेट करते क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव है, कौन सी हीट सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखेंगे, तो वो होगी इनमें से ओपीवी। ओपीवी क्यों होगी, क्योंकि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, और यदि इसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में हमने नहीं रखा रेफ्रिजरेटर के, तो हीट सेंसिटिव का मतलब कि जरा सी हीट में इसकी जो कंसिस्टेंसी हो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए इसको कहाँ रखा जाएगा, फ्रीजर, जो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। तो रोटावायरस वैक्सीन दी क्यों जाती है, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। किससे, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर रोटावायरस वैक्सीन में रूट क्या अपनाया जाता है, ऑप्शन में है 2 ड्रॉप ओरल, 5 ड्रॉप ओरल, 10 ड्रॉप ओरल या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। क्या डोज अपनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए। जैसे 2 बूंद जिंदगी की ओरली क्या दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वैसे ही 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक्स की एज में बच्चे को दिया जाता है रोटावायरस वैक्सीन का जो वैक्सीन वो दिया जाता है, लेकिन ओरल उसमें दी जाती है 5 बूंदें। कितनी, 5 बूंद ओरली दी जाती हैं। और रोटावायरस दिया क्यों जाता है, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। इसमें भी 2 तरीके की वैक्सीन आती हैं, रोटाटेक और रोटारिक्स। बेस्ड ऑन ब्रांड पे डिपेंड करती है कि कौन बनाता है। मर्क एंड कॉर्पोरेशन बनाती है रोटाटेक, और रोटारिक्स जीएसके जो कि इंडिया में कॉमनली यूज की जाती है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इन वैक्सीन में, तो इन वैक्सीन में अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग अवेलेबल होती हैं, लेकिन इन वैक्सीन्स के लिए दिया क्यों जाता है। यदि मान लीजिए कि किसी बच्चे को, बहुत सारे आपने स्पेशली जो गांव वाले एरिया होंगे वहाँ पे देखा होगा डायरिया फैलता है, गांव साइड के एरिया हो गए या फिर गांव के अलावा जो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया हो गए, वहाँ पे बच्चों में डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और डायरिया के कारण गर्मियों के दिन में डिहाइड्रेशन, डायरिया के कारण डेथ भी बहुत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो रीज़न होता है रोटावायरस वैक्सीन का, कॉज ही क्या है डायरिया का, बच्चों में जो डायरिया होता है उसका कॉज क्या है, रोटावायरस। अब इस वायरस के लिए वैक्सीन कौन सी दी जाएगी, रोटावायरस वैक्सीन। अलग अलग हॉस्पिटल में डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी में क्या है, लेकिन जनरली 2 तरीके की आती है, रोटाटेक और रोटारिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो इनमें से बीमारियां बतानी है जो कि वायरस से होती हैं, रेबीज, मम्प्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टेटनस, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर जो डिसीज बतानी है आपको, वायरल डिसीज बतानी है, कौन सी, जो जिनका कॉज क्या है, वायरस है। अब यहाँ पर रेबीज है, मम्प्स है, एड्स है, सिफिलिस है, कोलेरा है, टाइफाइड, टेटनस, टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है,
ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। कोलेरा का है क्या है? विब्रियो कोलेरा। क्या है? विब्रियो कोलेरा। ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है कोलेरा के लिए एज अ प्रोफाइलैक्टिक, डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। टिटनस, तो टिटनस का क्या होता है? क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या होगा? क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी। फिर टाइफॉइड, तो इसका होता है साल्मोनेला टाइप, ये भी बैक्टीरियल है। फिर सिफिलिस का तो ट्रिप्नोमा पैलिडियम, ये भी एक बैक्टीरियल ही हो गया। एड्स का क्या है? HIV वायरस, लेकिन सिफिलिस बैक्टीरियल है तो पेयर सही नहीं होगा। अब आपका आता है रेबीज, तो रेबीज होता है किससे? लाइसा वायरस से। किससे होगा? लाइसा वायरस से, लेकिन इन्फेक्टेड डॉग या फिर कैट के काटने के कारण। मम्स, तो मम्स का वायरस, मम्स को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? पैरोटाइटिस, क्योंकि इसमें आपकी पैरोटिड ग्लैंड है जो अफेक्ट होंगी। क्या होंगी? पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होंगी। मम्स है तो भी एक वायरल डिसीज है। क्या है? रूबेला, पैरामिक्स वायरस कैटेगरी के वायरस के कारण ये भी फैलेगा। तो ये सभी वायरल कौन सी होंगी इसमें? रेबीज और मम्स। बाकी एड्स वायरल है, लेके HIV वायरस से होगा, लेकिन सिफिलिस क्या है? बैक्टीरियल। क्लियर है? ये रहा यहाँ पर इन सभी का कौन है जो किस वायरस के थ्रू होगा। नेक्स्ट वन जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड ऑफिशियल ऐप से आप चाहें तो पेपर्स को ले सकते हैं। जो भी लोग NHM का पेपर देने वाले हैं, मेडिकल एंड नर्सेज, सबके नाम से आपको ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ 15 month old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आफ्टर अ क्रेनियोटोमी। द नर्स प्लान्स टू मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन और सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ICP इन दिस चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक नर्स है जो 15 महीने के बच्चे को क्या कर रही है? मॉनिटर कर रही है। क्रेनियोटोमी सर्जरी हुई है, आफ्टर द क्रेनियोटोमी ICP बढ़ रहा है, तो कौन से साइन है? अर्ली साइन है जो ICP बढ़ने के लिए इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स पता चलेगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है 15 महीने के बच्चे में। कौन से साइन है जो देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड लास्ट वन इज द कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो बच्चे की एज कितनी है? 15 मंथ है। क्या है? 15 मंथ बच्चे की एज है। तो यहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एज के अकॉर्डिंग पूछा है कि ICP के अर्ली साइन क्या है, बड़े हुए ICP के अर्ली साइन क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, जनरली फॉन्टेनेल है, एंटीरियर क्या होते हैं? यहाँ पर जो बच्चे में आपको 15 महीने के बच्चे में देखने को मिलेगा होगा फॉन्टेनेल। यदि 18 महीने की एज तक के बच्चे में, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यदि 18 मंथ की एज ग्रुप तक के बच्चे में कहते हैं ICP के अर्ली साइन, तो वो होगा बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्या होगा? बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्यों होगा? क्योंकि जो 18 महीने तक की एज होती है बच्चे की, उसमें जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो क्लोज नहीं हो पाता। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 12 to 18 मंथ की एज में। तो यहाँ पर आपको क्या मैंने याद रखना है कि यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं ICP के अर्ली साइन, तो होंगे बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। यदि यहाँ पर बात करें अप टू 18 मंथ, क्या है? अप टू 18 मंथ में तो अर्ली साइन क्या है? बल्जिंग फॉन्टेनेल। लेकिन यदि 18 महीने की एज के बाद बात करते हैं तो अर्ली साइन होगा वॉमिटिंग। आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखना है। यदि 2 साल के बच्चे में कहते हैं कि ICP का अर्ली साइन क्या है, तो वो होगा एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन यहाँ पर 18 महीने से कम में कहें तो एंटीरियर फॉन्टेनेल बल्जिंग, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता 18 महीने तक। और एडल्ट में आता है, यदि यहाँ पर यही चीज़ एडल्ट के लिए कहते कि ICP का अर्ली साइन क्या है, तो वो होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश एंड रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि बच्चे की जो वेट है, क्या है? बच्चे का वेट है जो एक ही जगह पे स्टॉप होके रह गया, उसको हम क्या कहेंगे? फेलियर टू थ्राइव।
क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, दैट मीन्स फेलियर टू थ्राइव। ये टर्म यूज किया जाता है इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि एक साइन है फेलियर टू थ्राइव। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में आता है फेलियर टू थ्राइव तो आपको याद रखना है रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। क्या है? रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीबी का जो मोस्ट कॉमन साइन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, और वेट गेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन साइन नहीं है वो कौन सा है? तो वो है वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आपने हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं देखे होंगे कभी भी। हमेशा टीबी के पेशेंट होते हैं जो उनका वेट है जो कभी भी गेन नहीं होता है। स्पेशली ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन और आता है कि यदि टीबी का एक जो क्लिनिकल साइन पूछा जाता है तो वो क्या होगा? कफ फॉर मोर देन 3 वीक। क्या है? खांसी का आना कंटिन्यूस 3 वीक से ज़्यादा, फीवर आना स्पेशली एट नाइट में, वेट लॉस होना, एपेटाइट भूख नहीं लगना, एंड यहाँ पर 1 महीने या 3 वीक तक तो क्या रहता है? खांसी रहेगी, फीवर रहेगा, निमोनिया होना बार बार। और एडवांस टीबी के जो साइन है वो नाइट स्वेट, वेट लॉस, फटीग एंड रैसेस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है, मिड डे मील जो स्कीम है, इसके तहत कितना सप्लीमेंट्स है जो प्रोवाइड करवाया जाता है? ऑप्शन में है 200 किलो कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 to 16 ग्राम प्रोटीन, एंड 200 कैलोरीज एंड 6 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो मिड डे मील सप्लीमेंट में जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें कितना है जो कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है? जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम कब आई थी? 1995 में, 1995 में। जो यहाँ पर उस टाइम पर 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है, और ये स्कीम अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको जो मिड डे मील सप्लीमेंट में डाइट दी जाती है उसमें कितना होता है? 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इन दिस स्कीम चिल्ड्रन 1st to 5th शुड अचीव 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 3 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो मिड डे मील स्कीम के तहत 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। और किनको दिया जाता है? जिनकी जो क्लास स्टैंडर्ड 1st ग्रेड से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों को दिया जाता है 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट, जिसमें उनको 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन है जो मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन है A nurse is taking care of a patient with closed chest drainage and observe constant bubbling in the water seal compartment during both inspiration and expiration. What the nurse should concluded? तो यहाँ पर एज अ नर्स आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है, तो यहाँ पर आपको बबलिंग देखने को मिल रही है वाटर सील कंपार्टमेंट में, चाहे आप एयर इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो। तो ये क्या होगा? द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, द पेशेंट हैज डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, द चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, द सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था ये रिसेंट में कि यदि बबलिंग साउंड देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस आप बबलिंग देख रहे हैं वाटर सील चैम्बर में कंपार्टमेंट में, तो ये क्या है? तो ये साइन है कि सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्या है? ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक मशीन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर यदि बबलिंग साउंड मेनली एग्जाम में आता है, बबलिंग आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती है वाटर सील चैम्बर में स्पेशली, तो क्या होगा? यहाँ पर एयर लीकेज हो रही है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी।
तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा? इनहिबिन बी। जो जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड हैं, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है? बेबी के लिए ट्रायसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है? मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लेजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लेजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है? एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज़ होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है? होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा, लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेंगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में, लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों है जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस।
नेक्स्ट वन इज विद इन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-D immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। एंटी-D आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के, कितने विद इन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विद इन 72 घंटों के अंदर RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है डी आइसोइम्यूनाइजेशन, एंटी-D आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज which of the following perinatal infection disease can be prevented by post delivery passive active isoimmunization of the neonates? तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है? हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? हेपेटाइटिस B वैक्सीन और हेपेटाइटिस B वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस A को, B को, E को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को? तो हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B। क्या है? हेपेटाइटिस B। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस C ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस C जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस B जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है? तो हेपेटाइटिस B। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस B हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस D जो कि हेपेटाइटिस B के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस A, C, D और E हैं ये कैसे हैं? RNA वायरस हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस B है क्या है? DNA वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस C का। नेक्स्ट है यहाँ पर a neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा? मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन, कोरिया एंड पार्किंसन डिसीज। ये चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है? मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किस में देखने को मिलेगा? पार्किंसंस डिसीज में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी? मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज। तो यदि वेन्स में क्या है? क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा? यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा यहाँ पर?
क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्चेमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्सियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना होके कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक क्या है, फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है, एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं, जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे, थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा, ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा, होम विजिट। नेक्स्ट वन इज
फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं? तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे, कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे? मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है। और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू? डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है, इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है? मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ द अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है? जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, इसमें क्या होगा? स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा? स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है? अच्छा, कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है? डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है? कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनस का कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position.
एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है, तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण, तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, इस टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है, क्या है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज presents what level of urine albumin together with high blood pressure is sufficient to categorize her as having preeclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं, तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी? इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोर्निल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा? बिलिरुबिन को क्या करेगा? बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा? बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए? इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RH negative mother delivered a baby, which among the following test is more likely to the ordered for the baby। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है? मदर RH नेगेटिव है, सॉरी RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? यदि मदर पूछे तो अलग है और बेबी पूछे तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, इसके लिए मदर के लिए किया जाता, लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो किसके लिए है? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। जो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी? विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन
जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और ये कब होगा? डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है? बिलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज, हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज, सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं? सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MP-NHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। तो दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 to 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। नेक्स्ट इज, which of the following is the program implemented by the government of India in 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है?
जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी। एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी, तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था, जो कि जेपी नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं, तो 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है? मिशन इंद्रधनुष। मैंने आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया, तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी? जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया? लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया? एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू? एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी? वो थी स्मॉल पॉक्स, और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट, मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी? पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया। पहले 7 थी, जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउअडेज जो जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम ILR भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड बैग्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है और सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था, 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूं कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड